नया IBN 7 हौसला है। स्वागत है आपका। शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट न्यूज में। तमाम विवादों के बीच दिल्ली में ऐतिहासिक जीत के बाद बनी आम आदमी पार्टी की सरकार को आज 100 दिन हो गए हैं। विधानसभा चुनाव में 70 में से 68 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी ने इतिहास रच दिया था, लेकिन सरकार बनने के बाद से ही केजरीवाल सरकार तमाम तरह के विवादों में उलझी रही। कभी साथियों को पार्टी से बाहर करने की वजह से तो कभी टेप कांड की वजह से, और इसके बाद एलजी से केजरीवाल सरकार की जंग चल रही है। जनता की नजर में कैसा रहा केजरीवाल सरकार का 100 दिन का ये काम, हम जानते रहेंगे दिन भर। IBN 7 पर केजरी सरकार के 100 दिन पर दिन भर जारी रहेगी खास कवरेज। 100 दिन पूरा करने पर केजरी सरकार सोशल मीडिया पर भी सुर्खियों में, लेकिन तारीफ से ज्यादा आलोचना हो रही है। आलोचक #100 लाइज केजरीवाल से ट्वीट कर रहे हैं और हैशटैग खूब ट्रेंड भी कर रहा है। तो वहीं केजरीवाल समर्थकों और केंद्र सरकार के विरोधी #मोदी की मीडिया नाम से ट्वीट कर रहे हैं और ये हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच टकराव और बढ़ने के आसार हैं। केजरीवाल सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन पर चर्चा के लिए 26 और 27 मई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। दिल्ली के सीएम और एलजी के अधिकारों की जंग के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दिल्ली सरकार को उसकी संवैधानिक सीमा बताई थी। अब इसी अधिसूचना पर चर्चा के लिए दिल्ली सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। अटकलें हैं कि इस अधिसूचना के खिलाफ दिल्ली विधानसभा में कोई प्रस्ताव पास हो सकता है। माना जा रहा है कि केंद्रीय अधिसूचना के खिलाफ पारित प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है। कल केजरीवाल कैबिनेट ने यह भी फैसला किया कि जरूरत पड़ने पर विधानसभा के इस विशेष सत्र को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। उपराज्यपाल से टकराव के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनसंवाद नाम से ओपन कैबिनेट बैठक बुलाई है। ये ओपन कैबिनेट बैठक सरकार के 100 दिन होने पर सोमवार को बुलाई गई है। केजरीवाल सरकार की बैठक कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में होगी। इस बैठक में दिल्ली सरकार के सभी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। अहम बात यह है कि इस बैठक में आम जनता दिल्ली सरकार के मंत्रियों से सीधे सवाल पूछ सकेगी। केजरीवाल की सार्वजनिक बैठक में मीडिया को भी शामिल होने की इजाजत दी जा सकती है। माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए केजरीवाल उपराज्यपाल के साथ टकराव के मुद्दे पर लोगों तक अपनी बात सीधे पहुँचाएंगे। दिल्ली में केजरीवाल बनाम नजीब की जंग के अब अदालत में पहुंचने की पूरी आशंका है। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ केजरीवाल सरकार कानूनी विकल्प तलाश रही है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ने दिल्ली सरकार को भेजी अपनी राय में केंद्र के नोटिफिकेशन को असंवैधानिक बताया है। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडे काटजू ने भी केजरीवाल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 239 के मुताबिक जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से ही शासित होगी, यानी शासन का अधिकार केजरीवाल को होना चाहिए। हालांकि कुछ कानून विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि अधिसूचना जारी करने से पहले राष्ट्रपति से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच जारी जंग के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर जमीन, सेवा और पुलिस जैसे मामलों में उपराज्यपाल का फैसला अंतिम बताया था। कहा था कि जरूरत पड़ने पर उपराज्यपाल इन मामलों में मुख्यमंत्री से सिर्फ सलाह ले सकते हैं, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री न तो IAS, IPS का ट्रांसफर कर सकते हैं, न ही उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। ये दोनों अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। इस फरमान से केजरीवाल इतने नाराज हुए कि उन्होंने एलजी की तुलना अंग्रेजों के वायसराय से कर दी थी। मोदी सरकार के 1 साल के कामकाज से 72% लोग संतुष्ट हैं। ये बात सामने आई है मोदी सरकार का 1 साल पूरा होने पर IBN 7 और एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में 30% लोगों ने संतुष्टि की वजह को विकास बताया है, जबकि 21% लोगों ने कहा है कि वो विकास से संतुष्ट नहीं हैं। 14.7% लोगों ने जरूरी चीजों के दाम बढ़ने पर नाराजगी भी जताई है, लेकिन 5.18% लोग मानते हैं कि महंगाई घटी है। तो वहीं सर्वे में 5.13% लोगों ने कहा है कि ये सरकार समझदार है। सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी को करीब 57% लोगों ने प्रभावी और तेज बताया है, जबकि अप्रभावी कहने वाले लोग 15% हैं। आम आदमी के हालात बदलने के सवाल पर 61% लोगों ने सर्वे में कहा है कि आम आदमी के हालात पिछले 1 साल में बेहतर हुए हैं, जबकि 31% का कहना है कि हालात जस के तस हैं। अर्थव्यवस्था के सवाल पर 63% लोगों का मानना है कि देश की अर्थव्यवस्था बीते साल में बेहतर हुई है, जबकि 30% ऐसा नहीं मानते। बीते 1 साल में रोजगार के अवसर पर 34% लोगों ने कहा है कि हालात नहीं बदले हैं, 27% ने कहा है कि बेहतर हुए हैं, तो 23% ने कहा है कि बीते 1 साल में रोजगार के हालात और खराब हुए हैं। महंगाई के सवाल पर मोदी सरकार से लोग ज्यादा खुश नहीं दिखे। 42% लोगों ने कहा है कि महंगाई बढ़ी है, 26% ने कहा है कि जस की तस है, जबकि 21% का कहना है कि महंगाई कम हुई है। हम आपको बता दें, सर्वे में 23 राज्यों के 20,000 लोगों की राय जानी गई है।
पाकिस्तान ने भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने आतंकवादियों को खत्म करने के लिए आतंकवादियों का सहारा लेने की बात कही थी। पाकिस्तानी पीएम के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा है कि भारतीय रक्षा मंत्री का ये बयान पाकिस्तान में होने वाले आतंकवाद में भारत के शामिल होने की हमारी आशंकाओं की पुष्टि करता है। पर्रिकर ने गुरुवार को आतंकवादियों के जरिए ही आतंकवादियों को समाप्त करने पर जोर देते हुए हिंदी का मुहावरा कांटे से कांटा निकालने का इस्तेमाल किया था और पूछा था कि आतंकवादियों को खत्म करने के लिए हमेशा सिर्फ भारतीय सैनिकों का ही इस्तेमाल क्यों किया जाए। बीजेपी ने बिहार चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। इसके मद्देनजर बहुत से केंद्रीय मंत्री बिहार का दौरा करेंगे और केंद्र सरकार के काम को बिहार की जनता के बीच पहुंचाएंगे। पार्टी ने 26 से 31 मई तक कई केंद्रीय मंत्रियों के बिहार दौरे की योजना बनाई है। बीजेपी ने इसे जल कल्याण पर्व का नाम दिया है। मथुरा पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के लिए धमकी भरा मैसेज करने वाले की पहचान कर ली है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम रामवीर है और वो मथुरा के नाबली थाना नेहझील का रहने वाला है। इस मामले में आरोपी ने सिम भी फर्जी आईडी से लिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एक टीम रवाना कर दी गई है। हम आपको बता दें कि मथुरा में 25 मई को पीएम की रैली होने वाली है। शनिवार को जिले के एसएसपी दफ्तर में पहले ही एक धमकी भरा पत्र आया, फिर एसएसपी के मोबाइल पर धमकी वाला मैसेज आया और इसमें रैली के दौरान पीएम मोदी की हत्या करने की बात कही गई थी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह कल शाम 3 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचे। आज राजनाथ सिंह कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 1 बजे वो राजभवन में राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात करेंगे। शाम 4 बजे वो महासंपर्क अभियान में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कल यानी 25 मई को गृह मंत्री आवासीय कल्याण समिति की बैठक में भाग लेंगे। दोपहर बाद बीजेपी लखनऊ महानगर कैंट मंडल 3 के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे और फिर शाम 4:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन कार्यक्रमों की जानकारी दी। इन कार्यक्रमों में 26 मई से 31 मई तक पूरे देश में जनसभाएं और पत्रकार वार्ताएं होंगी। साल एक शुरुआत अनेक नाम से प्रदर्शनी लगाई जाएगी। बीमा और पेंशन योजना के लिए मेले लगाए जाएंगे। 25 मई को मथुरा में एक विशाल रैली होगी। 26 तारीख को विज्ञान भवन में किसान चैनल का लोकार्पण होगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 26 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 26 मई को अमित शाह दोपहर 12 बजे करनाल में रैली को संबोधित करेंगे। 27 मई को अमित शाह की सूरत में जनसभा और 28 को पणजी में अमित शाह कार्यक्रम करेंगे। बीजेपी ने मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल के दौरान हुए कामों को जनता के बीच पहुंचाने के लिए भी कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके तहत देश भर में 200 बड़ी रैली और 5000 छोटी बड़ी जनसभाएं होंगी। 200 प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएंगी। 340 वैन की मदद से सूचना और प्रसारण मंत्रालय सभा करेगी। बीजेपी युवा मोर्चा के लोग छात्रों तक सरकार के कामों को लेकर जाएंगे। मोदी सरकार का हर मंत्री 3 रैलियां करेगा। महासंपर्क अभियान के तहत मोदी सरकार की उपलब्धियों को 10-10 घरों तक पहुँचाया जाएगा। आरक्षण की मांग को लेकर रेल पटरी पर बैठे गुर्जरों और सरकार के बीच बातचीत विफल हो गई है। बातचीत नाकाम होने के बाद नौकरी में 5% आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जरों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। हालांकि राजस्थान सरकार के मंत्री हेम सिंह भडाना ने कहा है कि सरकार ने गुर्जरों को अगले दौर की बातचीत के लिए सोमवार को जयपुर सचिवालय में बुलाया है। सरकार के साथ बातचीत विफल होने से नाराज गुर्जरों ने भरतपुर में पटरियां उखाड़ दी और कोटपुतली इलाके में दूध की सप्लाई बंद करने का ऐलान किया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में जबरदस्त लू के चलते अब तक 290 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तेलंगाना सरकार ने लोगों से दिन में बहुत अधिक गर्मी रहने के दौरान बाहर नहीं जाने को कहा है। नालगोंडा, निजामाबाद और करीमनगर जिला भयंकर गर्मी से बुरी तरह प्रभावित हैं। खम्मम में पारा 47 डिग्री तक चला गया है। कर्नाटक के वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है। बेंगलुरु के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के पद पर तैनात आईपीएस आलोक कुमार पर फर्जी लॉटरी का रैकेट चलाने वाले शख्स पर राजन की मदद करने का आरोप है कि उन्होंने फर्जी लॉटरी किंग की गिरफ्तारी को रोकने की भी कोशिश की। कर्नाटक सरकार ने इस आरोप में उन्हें कल सस्पेंड कर दिया। वहीं सस्पेंड किए गए आईपीएस ऑफिसर आलोक कुमार ने आरोपों को नकार दिया है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में तेज गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में शनिवार का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। न्यूनतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम में औसत तापमान से 3 डिग्री ज्यादा है। दिल्ली के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी हालात बदतर हैं। हिसार का तापमान 45 डिग्री पहुंच गया है। कानपुर में भी पारा 45 डिग्री के पार चला गया। मौसम विभाग के मुताबिक अभी गर्मी और बढ़ेगी। बिहार की राजधानी पटना समेत कई इलाकों में भी गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। हरियाणा के जींद में घर वालों पर अपनी ही बेटी को मारकर जलाने का सनसनीखेज आरोप लगा है।
इसकी खबर मिलते ही डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शमशान घाट में छापा मारा, लेकिन तब तक शव पूरी तरह से जल चुका था। पुलिस ने राख को कब्जे में लिया है। पुलिस का मानना है कि लड़की की हत्या की गई है और हत्या के बाद शव को जलाया गया है। पुलिस ने परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आशंका जताई जा रही है कि ऑनर किलिंग का मामला हो सकता है। जयललिता के शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रगान को बीच में रोक दिया गया। इसे राष्ट्रगान का अपमान बताया जा रहा है और इसके लिए काफी आलोचना भी हो रही है। दरअसल कल शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले राष्ट्रगान की सिर्फ 2 पंक्तियां ही बजाई गयी। राष्ट्रगान को छोटा कर जयललिता का शपथ ग्रहण समारोह शुरू कर दिया गया। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि जयललिता शुभ मुहूर्त पर शपथ लेना चाहती थी और राष्ट्रगान की वजह से मुहूर्त में देरी हो रही थी। जयललिता के तमिलनाडु की दोबारा सीएम चुने जाने के बाद अब एक बार फिर से इस बात पर नजरें टिक गई हैं कि वो किस सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। संभावना है कि जयललिता राधाकृष्ण नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए पार्टी के एक विधायक पी वित्रिवल ने 17 मई को राधाकृष्ण नगर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बेंगलुरु की एक अदालत की ओर से दोषी ठहराए जाने के बाद सीएम पद और श्रीरंगम विधानसभा सीट से इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन फिर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कुछ दिन पहले ही उन्हें इस मामले से बरी कर दिया था। आईपीएल सीजन 8 का फाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा। ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। फाइनल में आमने सामने है चेन्नई और मुंबई। चेन्नई रिकॉर्ड 6ठी बार और मुंबई तीसरी बार फाइनल खेलेगी। तो वहीं तीसरी बार ये दोनों टीमें फाइनल में एक दूसरे से भिड़ रही हैं। चेन्नई 2 बार खिताब अपने नाम कर चुकी है, जबकि मुंबई ने 2013 में चेन्नई को हराकर खिताब अपने नाम किया था। मुंबई इंडियंस ने पहले क्वालिफायर मैच में चेन्नई को हराकर फाइनल का टिकट कटाया था। आपको बता दें कि ट्रॉफी के साथ विजेता टीम को 15 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो उप विजेता को 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में रात 8 बजे से खेले जाने वाले फाइनल पर बारिश का साया मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक कोलकाता में आज बारिश की संभावना है। वैसे बारिश होने पर 25 मई रिजर्व डे है, लेकिन अगर इस रोज भी बारिश होती रही और मैच नहीं हुआ तो चेन्नई विनर होगी, क्योंकि पॉइंट टेबल पर वो मुंबई के ऊपर है। वैसे ईडन गार्डन्स में खेले गए बीते 3 मैचों में चेन्नई को हार का सामना करना पड़ा है। मुंबई ने यहां 8 में से 6 मैच जीते हैं, जबकि चेन्नई को 8 में से सिर्फ 4 मैचों में ही जीत मिली है। आयरलैंड के लोगों ने समलैंगिक शादी को मान्यता देने के पक्ष में भारी मतदान किया है। इसका नतीजा आते ही राजधानी डबलिन में जुटे लोगों ने एक दूसरे को चूमकर जश्न मनाया। समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने के पक्ष में फैसला आने के साथ ही आयरलैंड बहुमत के आधार पर समलैंगिक शादी को वैधता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जनमत संग्रह में हिस्सा लेने वाले 62% से ज्यादा लोगों ने देश के संविधान में बदलाव करके समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने के पक्ष में वोट किया। आतंकी संगठन ISIS के प्रोपेगेंडा मैगजीन का दावा है कि ISIL बहुत जल्द अब पाकिस्तान से परमाणु हथियार खरीद सकता है। IS ने धमकी देते हुए कहा है कि वो इस बम को तस्करी के जरिए अमेरिका भेज देगा। मैगजीन में लिखा गया है कि अमेरिका को सबक सिखाना ही हमारा टारगेट है। खबर है कि अभिनेत्री सनी लियोनी को सेलेना जेटली ने अपने मकान से निकाल दिया है। दरअसल सनी लियोनी अपने पति डेनियल के साथ में सेलेना जेटली के मकान में किराए से रहती थी। खबरें हैं कि सनी को घर से निकाले जाने की खास वजह है घर की गंदी कंडीशन। सेलेना ने पाया कि सनी उनका घर बेहद बुरी कंडीशन में रख रही हैं, जिससे नाराज होकर उन्होंने सनी को घर खाली करने के लिए कह दिया। खबर यह भी है कि सनी अब अपने पति के साथ मुंबई के किसी होटल में शिफ्ट हो चुकी हैं। सलमान खान ने अपनी आने वाली फिल्म बजरंगी भाईजान की टीजर सबसे पहले अपने दोस्त साजिद नाडियाडवाला और आदित्य चोपड़ा को दिखाया। टीजर देखने के बाद साजिद और आदित्य दोनों ने काफी सराहा भी, और अब सलमान खान इस टीजर को बहुत जल्द से जल्द लॉन्च कर देंगे। टीजर के लॉन्च होने की कोई डेट तय नहीं की गई है। सलमान की ये फिल्म ईद के मौके पर रिलीज होगी। शाहरुख खान को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। गुरुवार को उनके घुटने की सर्जरी हुई थी। शाहरुख खान पिछले काफी समय से घुटनों के दर्द से परेशान थे।